नमस्कार, मैं राम प्रकाश राय। इस समय महाराष्ट्र में जिस तरीके का सियासी घमासान मचा हुआ है, उसके बाद अचानक से बिहार भी चर्चा में आ गया है। बिहार की जो ये चर्चा है वो दरअसल यूं ही नहीं है, कई सारी वजहें उसके पीछे बताई जा रही हैं। कई अलग अलग बड़े बड़े नेता जो कुछ बिहार से जुड़े हैं, कुछ महाराष्ट्र से जुड़े हैं, कुछ एनडीए से जुड़े हुए हैं, उनके इस तरीके के बयान आ रहे हैं कि महाराष्ट्र वाला जो खेल है वो अब जल्दी ही बिहार में भी हो सकता है। यानी बिहार में ये संभावना क्यों जताई जा रही है? दरअसल बिहार को लेकर के संभावना इस तरीके से जताई जा रही है कि जो नीतीश कुमार यानी जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है जेडीयू और आरजेडी जो गठबंधन है उसका, तेजस्वी यादव वाली, कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी के कई ऐसे विधायक हैं जो तेजस्वी की पार्टी यानी आरजेडी में शामिल होने की तैयारी में है। साथ ही साथ दावा उन नेताओं के द्वारा यह भी किया जा रहा है कि नीतीश कुमार के पास इसकी पूरी जानकारी है, नीतीश कुमार इसको रोकने के लिए प्रयासरत हैं और इसी के क्रम में वो एक एक करके इंडिविजुअल रूप से अपने एक एक विधायक से मिल रहे हैं, एक एक विधायक को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो दावा है उसमें कितनी सच्चाई है, क्यों इस तरीके की बातें अब कहना शुरू हुई हैं, इन बातों का असर क्या होगा आने वाले चुनाव में, साथ ही साथ महाराष्ट्र में जो सियासत हो रही है उससे बिहार का ये कनेक्शन कैसे जुड़ रहा है, आज हम थोड़ा सा इस पर बात करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र में जो हुआ, एक साल के भीतर दो प्रमुख पार्टियां तोड़ी गईं। पहले शिवसेना के साथ ये हुआ, शिवसेना से एकनाथ शिंदे को अलग करके वहाँ से एक बड़ा वहाँ से जो 40 विधायकों का दावा किया गया कि तमाम विधायकों का दावा करते हुए 40 लोगों को लेकर के पार्टी तोड़ी गई और फिर महाविकास अघाड़ी की सरकार को गिरा करके जिस तरीके से वहाँ भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को साथ में मिला करके और वहाँ पर अपनी भाजपा ने सरकार बनाई, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया और अपने पूर्व मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बना दिया। अब एक साल बीतते बीतते भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ की दूसरी सबसे प्रमुख पार्टी जो एनसीपी, शरद पवार जिसके नेता हैं और शरद पवार को माना जाता है कि वो बड़े नेता हैं और महाराष्ट्र में उनके बराबर का कद या उनके बराबर की समझ रखने वाला, सियासी समझ रखने वाला, सियासी दांवपेच जानने वाला दूसरा कोई नेता फिलहाल नहीं है। उन सब के बावजूद भी एनसीपी को तोड़ने का काम किया गया। एनसीपी के एक धड़े से अजीत पवार के साथ एक धड़े को निकाल करके ला करके एकनाथ शिंदे और भाजपा की जो सरकार है उसमें शामिल कराया गया। एकनाथ शिंदे के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ एकनाथ शिंदे की सरकार में अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। दरअसल ये चीज़ें एक शुरुआत के तौर पर देखी जानी चाहिए। शरद पवार का जब बयान हम लोग सुनेंगे, शरद पवार का जो बयान उन्होंने दिया था, जिस तरीके से मीडिया में उनका बयान चल रहा है, वो जो बयान है वो बेहद अहम है। शरद पवार बिल्कुल साफ साफ मान रहे हैं कि ये एनसीपी के लिए कोई झटका नहीं है, इस तरीके की छोटी मोटी चीज़ें सियासत में चलती रहती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो अजीत पवार का जाना कायदे से एनसीपी के लिए बड़ा झटका होना चाहिए था, पर अगर शरद पवार इस तरीके की बात कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस बात के कुछ मायने होंगे। इसी के चलते बार बार ये चर्चा की जा रही है कि कहीं ये सारा खेल शरद पवार का रचाया हुआ तो नहीं है। अब हम चलते हैं बिहार की ओर। बिहार में नीतीश कुमार को लेकर के इस तरीके की जो बात शुरू हुई है, लगातार ये कहा जा रहा है, चाहे वो चिराग पासवान हो या जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री संतोष मांझी हैं, जीतन राम मांझी के, तो जीतन राम मांझी वाली जो पार्टी है हम, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष मांझी। संतोष मांझी फिलहाल बिहार सरकार ने जो शिक्षक भर्ती में जिस तरीके से बाकी सारे प्रदेशों के लोगों के लिए दरवाजे खोले हैं उसको लेकर के वो धरने पर भी बैठे। संतोष मांझी भी इस तरीके की बात कह रहे हैं। रामदास अठावले महाराष्ट्र के नेता जो एनडीए के हिस्से में हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि जल्द ही जो है महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में भी हो सकता है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड में टूट फूट होने की संभावना ये सारे नेता जता रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया अचानक से कि रामदास अठावले से लेकर के चिराग पासवान से लेकर के और संतोष मांझी तक सबको जो है वो जनता दल यूनाइटेड की इतनी चिंता होने लगी और इनको इतनी जानकारी इस चीज़ की हो गई कि जनता दल यूनाइटेड में टूट फूट हो रही है और जेडीयू के जो विधायक हैं वो आरजेडी के साथ जा रहे हैं। अरे भाई, जेडीयू और आरजेडी एक ही साथ हैं, ऑलरेडी पहले से एक साथ काम कर रहे हैं, बिहार में सरकार में एक साथ हैं, विपक्षी एकता में एक साथ हैं। और जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव आने वाले समय में बिहार का भविष्य है, खुद नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो नीतीश कुमार की विरासत संभालेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर परिवारवाद से लेकर के भ्रष्टाचार तक का कोई आरोप नहीं है। उनके जो बेटे हैं वो राजनीति से दूर हैं।
इसलिए ये बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार की जो विरासत है, जिस पिछड़ों की राजनीति को वो करते हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम तेजस्वी यादव करेंगे। तेजस्वी यादव की बढ़ती हुई इस राजनीति से आखिर इन बाकी लोगों की समस्या क्या है? जेडीयू के नेताओं के टूटने की चर्चा अचानक से शुरू इसलिए की गई कि उसमें जो संभावना है, अब कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से महाराष्ट्र में खेल किया उसने, इसके पहले जिस तरीके से मध्य प्रदेश में खेल कर चुकी है, उसी तरीके का खेल कुछ वो जो है वो बिहार में करने की प्लानिंग में है। अब उसमें इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है, जो कुछ विश्लेषकों का मानना ये है कि जो ये खबरें हैं वो जिस तरीके से शरद पवार के लिए खबरें चलाई जा रही हैं कि ये सारा खेल जो है कहीं शरद पवार का रचाया हुआ तो नहीं है, उसी तरीके से ये भी सवाल उठ रहा है कि ये जो इतनी आक्रामकता से ये बात कही जा रही है कि जेडीयू में टूट फूट होकर के और आरजेडी में विधायक जाएंगे, ये सारा खेल भारतीय जनता पार्टी का रचाया हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी इस बहाने बिहार की जो सियासत है उसमें अस्थिरता लाना चाहती है। उसमें जो जेडीयू और आरजेडी के जो विधायक हैं उनको डराना चाहती है कि पार्टियों में टूट फूट होगी, सरकार अस्थिर होगी, तो बेहतर यह है कि आप टूट करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएं। अगर भाजपा के साथ आ जाते हैं तो वो एक जरूरी नंबर जो है वो पूरा हो जाएगा और पूरा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की फिलहाल संभावनाओं को तलाश रही है और उन्हीं संभावनाओं को लेकर के वो आगे काम कर रही है। इसी की देन है कि संतोष मांझी ये बात कह रहे हैं कि जेडीयू में टूट फूट होने वाली है। इसी के चलते नीतीश कुमार एक एक विधायक के साथ बैठक कर रहे हैं, हालांकि वो इसमें सफल नहीं होंगे और जो है वो इसमें टूट होगी ही होगी, महागठबंधन में टूट हो जाएगी। इसी तरीके की बात चिराग पासवान कह रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि जो लोग दूसरों के विधायक और सांसद तोड़ते हैं उनको जो है हमेशा से डर लगा रहता है। नीतीश कुमार ने पहले सांसद विधायक तोड़े हैं, इसलिए वो डर रहे हैं। हालांकि उनका ये जो डर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हर हाल में जो है वो महागठबंधन में टूट होगी और ये लोग जो है वो एनडीए के साथ आ जाएंगे। बात उन्होंने कह दी अपनी। चिराग पासवान जिनकी अपनी खुद की पार्टी का पता नहीं, जिनकी अब जो अपनी खुद की पार्टी नहीं बचा पाए, अपने पिताजी, उनके पिताजी की मृत्यु के बाद अपने पिता की विरासत को आगे नहीं बढ़ा पाए और वहां पर उसी भारतीय जनता पार्टी ने उनके चाचा पशुपतनाथ पारस को आगे करके पार्टी को में दो फाड़ करवाया और फिर चिराग पासवान को किनारे लगा दिया। चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने केवल बिहार में आज की तारीख में राजनीतिक अस्थिरता फैलाने के लिए ही जैसे छुट्टा छोड़ रखा हो। जिस तरीके से बिहार में विधानसभा के चुनाव में चिराग पासवान को देखा गया था, जो उनकी भूमिका रही थी, जिस तरीके से वो नीतीश कुमार की जेडीयू के वोट काटने का काम कर रहे थे, उसी अस्थिरता को आगे बढ़ाने का काम वो फिर कर रहे हैं। इसीलिए इस तरीके के बयान आ रहे हैं। रामदास अठावले चूँकि उनका जो वो इस तरीके की टिप्पणियां करते रहते हैं तो उनसे भी इस तरीके की टिप्पणियां करवाई जा रही हैं। इस तरीके की आशंका तमाम जो विश्लेषक हैं वो व्यक्त कर रहे हैं। अब ये जो महाराष्ट्र में पूरा सीन हुआ, किस तरीके से महाराष्ट्र के साथ बिहार को जोड़ा जा रहा है, क्यों उसकी तुलना की जा रही है, इसको समझ लीजिए। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के पास 105 सीटें थीं अन्य पार्टियों को मिला करके, और ये जो छोटे छोटे दल और निर्दलीय थे उनको 126 के आंकड़े पर थे। एकनाथ शिंदे को तोड़ करके लाए, 166 पर पहुंच गए। अब एकनाथ शिंदे का जो गुट है उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको अयोग्य करार दे दिया जाए, तो इनको ज़रूरत थी किसी और की, और इसी के चलते इन्होंने अजित पवार को तोड़ने का काम किया। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और पूरी मीडिया अपनी पीठ थपथपा रही है। इससे इतर जो महाराष्ट्र केस की जानकारी रखने वाले लोग हैं, महाराष्ट्र की सियासत में जो ठीक से उसको पढ़ते हैं रोज़, उनका मानना यह है कि ये खेल शरद पवार का रचाया हुआ है। और चूंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तमाम उन नेताओं पर जो एनसीपी के प्रमुख नेता थे, भ्रष्टाचार को लेकर के उनके ऊपर दबाव बना रही थी, चाहे वो आईटी रेड हो, ईडी रेड हो, खुद अजीत पवार के ऊपर 1000 करोड़ रुपए का इतना एक बड़ी संपत्तियां उनकी जो है तमाम अटैच कर रखी गई हैं आईटी ने, आयकर ने। इसके अलावा प्रधानमंत्री खुद ये 70,000 करोड़ में एनसीपी के घोटाले की बात करें कि एनसीपी के 70,000 करोड़ का घोटाला है। तो इन घोटालों से बचने के लिए, इन सब से पार पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में इन लोगों के जाने की संभावना है। अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के और तमाम बड़े नेता बार बार भ्रष्टाचार को टारगेट करते हैं, फिर ये सारे दागी नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी में जाते क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी में जैसे ही ये नेता जाते हैं उनको सारे दाग अच्छे लगने लगते हैं। सारे दाग जो है वहाँ जा करके और वो अच्छे लगने वाले दागों को धुल करके साफ कर लेते हैं। एक लंबी फहरिस्त है, चाहे वो हेमंता बिश्व शर्मा हो, शुभेंदु अधिकारी हों या अजित पवार हों। लेटेस्ट में शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं। हेमंता बिश्व शर्मा कांग्रेस में थे तो दागी थे, भ्रष्टाचारी थे,
भारतीय जनता पार्टी में गए तो आज वो मुख्यमंत्री हैं और हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट कहा यह जा रहा है कि मणिपुर हिंसा में सबसे बड़ा जो अहम रोल है इस समय, पूरे नॉर्थ ईस्ट को अस्थिर करने का काम, वहाँ पर अशांति फैलाने का काम हिमंता बिश्व शर्मा के बयान कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से लौटकर आने के पहले ही उन्होंने सारी मेहनत पर पानी फेरा था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र जो ओबामा हैं उनको उन्होंने हुसैनी ओबामा कहा। तो इस तरीके के लोग जो है वो सारे भारतीय जनता पार्टी में, और तब भारतीय जनता पार्टी को सारे दाग अच्छे लगने लगते हैं। यही वजहें हैं कि बिहार में भी अब महाराष्ट्र में सरकार अपनी बना लेने के बाद बिहार की सरकार को अस्थिर करके और वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के मद्देनज़र ये पूरी सियासत को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और इसीलिए इस तरीके के जो तमाम नेता हैं उनको इस मिशन पर लगाया गया है कि आप सामने आइए और बयान दीजिए कि किस तरीके से जेडीयू टूट रही है, आरजेडी में जा रही है, फिर आरजेडी और जेडीयू का जो महागठबंधन है वो टूटेगा, और जब ये सब टूटेंगे तो फिर विपक्षी एकता की जो बात हो रही है वो विपक्षी एकता प्रभावित होगी और सारे दल जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। कुल मिलाकर के देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी अपनी इस सियासत में कितना कामयाब हो पाती है, और जिस तरीके से महाराष्ट्र में अस्थिरता पैदा हुई, क्या वैसी अस्थिरता बिहार में आती है, या फिर नीतीश कुमार की सजगता जो है वो एक बार फिर से बिहार की राजनीति को स्थिर रखने में कामयाब हो जाती है। धन्यवाद।